हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे नया चैप्टर विच इज़ अबाउट द ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि हम जो पीछे जो यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 4 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यूनिट 4 में EMI एंड AC, ये दो टॉपिक्स हैं। EMI हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसका जो दूसरा पार्ट है यानी चैप्टर 7 ऑफ योर NCERT बुक विच इज़ अबाउट द ऑल्टरनेटिंग करंट, उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर दैट। सो चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट ठीक है, देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट से आप सभी फैमिलियर हैं। सबके घरों में बिजली है और हम ये भी जानते हैं कि जो घर में सप्लाई हो रही है वो कैसी है, दैट इज़ AC, ऑल्टरनेटिंग है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि AC और DC इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, और हम AC को ही क्यों प्रेफर करते हैं, DC को क्यों नहीं ज़्यादा करते। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स रहे होंगे, इसीलिए हम AC को ज़्यादा प्रेफर करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन विद कंपेयर टू दैट ऑफ DC। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंसेस देखते हैं पहले AC और DC के बीच में। ठीक है, AC मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि यहां लिखा हुआ है। DC मीन्स डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है विद बिटवीन AC एंड DC is that DC is unidirectional, ठीक है, and its amplitude remains constant throughout। और उसका देखिए, एक तो DC जो हमारा कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में चलने वाला है, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। दूसरा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स्ड रहता है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। इसी के अपोजिट अगर हम AC की बात करें, जिसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, सो AC इज़ ये तो हम कह सकते हैं, देखिए पॉजिटिव भी जाता है, नेगेटिव भी जाता है। ठीक है, AC जो है हमारा, उसके यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी होती है। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी हर इंस्टेंट पर क्या रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड हर पल बदले और जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो वो AC है, और ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी एक ही रहे, यूनिडायरेक्शनल रहे, वो DC है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर हम देखें, सो मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे और डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स करती रहे, वो करंट कैसा है, दैट इज AC। इसी में अगर हम DC को देखें तो यहां पे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट एंड it is unidirectional also। it is unidirectional also। तो ये पहला जो डेफिनेशन को लेके पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो हम ये कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, अगर AC को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो साइन वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
यहाँ E और I यानी EMF और करंट, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज EMF, और यहाँ पर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है इसका हर क्षण क्या हो रहा है, बदल रहा है, और डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद यहाँ पॉजिटिव थी, यहाँ पे आगे नेगेटिव हो गई, डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियडिकली। इन द सेम मैनर अगर हम डीसी को देखें तो वही ई और आई, ईएमएफ और करंट, यहाँ आपने टी ले लिया और आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये डीसी को रिप्रेजेंट करती है। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का और करंट का वो कांस्टेंट बना हुआ है, और जो डायरेक्शन है वो भी सेम बनी हुई है। डायरेक्शन रिमेन सेम एंड द मैग्नीट्यूड ऑल्सो रिमेन सेम। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपने यहां देखा। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात और करें तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफिकल, और इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो फ्रीक्वेंसी को लेकर हो सकता है। जो फ्रीक्वेंसी है एसी की, दैट इज अबाउट 50 हर्ट्ज। न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्ज। लेकिन अगर हम डीसी की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, कंटिन्यूसली कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की बात हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, देखिए एसी जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है नेचर में, दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, वाइल डीसी इज रिपल्सिव। सो एसी का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है, और अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी का नेचर कैसा है, दैट इज रिपल्सिव। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहते हैं कि अगर हमारे पास 220 वोल्ट का एसी है और 220 वोल्ट का डीसी है, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, विच वन इज मोर डेंजरस? तो आपका जवाब होना चाहिए एसी, 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, ये हम देखेंगे अगले टॉपिक में जब हम करेंगे कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, है ना, तो वहां क्लैरिफाई होगा कि जो एक्चुअल में हम 220 वोल्ट के एसी की बात करते हैं वो 220 ना होकर के उसकी पीक वैल्यू 311 वोल्ट तक जाती है। तो जब हमें एसी से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो 311 वोल्ट का होगा, जबकि डीसी से दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है उसकी वैल्यू कांस्टेंट 220 का मतलब हो गया कि 220 ही बनी रहेगी, 220 उसका ईएमएफ वोल्टेज बना रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह देते हैं कि भाई एसी जो है हमारा जो ज़्यादा हार्मफुल है, ज़्यादा डेंजरस है विद कंपेयर टू दैट ऑफ डीसी। देखिए एसी का प्रोडक्शन मोर इकोनॉमिकल है, और इसको वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से इजीली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ये भी अच्छा ही है इसके अंदर। ठीक है, इट्स प्रोडक्शन is cheap and it can easily be converted into different forms of energy, लेकिन यही चीज, यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम डीसी के लिए बात करें तो इसका प्रोडक्शन कॉस्टली होता है, प्रोडक्शन इज कॉस्टली, और इसको इजीली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट कैन नॉट इजीली बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो ये हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस और है, अगर हम बात करें कि जब ट्रांसमिशन होता है तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ एसी तो जो लाइन लॉसेज हैं उसे हाई वोल्टेज पे हम ट्रांसमिशन करते हैं, जो लाइन लॉसेज हैं कंपैरेटिवली कम होते हैं,
लेकिन अगर डीसी को ट्रांसमिट किया जाता है उतनी वोल्टेज पे तो वहाँ भी लाइन लॉसेज अधिक होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम एसी को प्रेफर करते हैं विथ कंपेयर टू दैट ऑफ डीसी। ये तो मैंने आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता दिए। अच्छा, कोई सोर्सेज आप सोचें कि व्हाट आर द सोर्सेज विच कैन प्रोड्यूस एसी एंड व्हाट अबाउट डीसी। तो देखो एसी जनरेटर, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं सब में एसी बन रहा है। और डीसी का सोर्स क्या दिमाग में आता है तो क्या आता है, ड्राई सेल आता है, बैटरी आती है, ये सारे सोर्सेज किसके हैं, डीसी के। तो मोस्टली जो हम अप्लायंसेज यूज़ करते हैं इवन घरों में या कहीं भी, वो मोस्टली किस पे बेस्ड होते हैं, दे आर ऑन बेस्ड ऑन द एसी, ठीक है। और हमारे यहाँ जो 220 वोल्ट इसकी एक वैल्यू रखी गई है, 220 वोल्ट एसी की जो सप्लाई घरों में हो रही है वो कितना है स्टैंडर्ड उसके लिए, 220 वोल्ट, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ में ये पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ का एसी यूज़ करते हैं और यही फ्रीक्वेंसी किसी दूसरे कंट्री में 60 हर्ट्ज़ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये भाई 50 हर्ट्ज़ है तो ये हमारे यहाँ के हिसाब से बेटर है। हमारी जो कंडीशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनके हिसाब से इस पर प्रोडक्शन ईजी होता है और ट्रांसमिशन में लॉसेस कम होते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये वेरी भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह 50 हर्ट्ज़ हो, ठीक है, ये भी समझ लेना चाहिए हमको, ठीक है। 220 वोल्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो हर जगह 220 वोल्ट हो, इट इज़ नॉट कंपलसरी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज़ में ये वोल्टेज डिफरेंट भी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक टर्म की विच इज़ अबाउट द मीन और द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। देखिए, पहले तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आखिर जो हम मीन और एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ इट्स नीड, ज़रूरत क्या है उसे बोलने की। भाई हम तो एसी बोल सकते हैं डायरेक्ट, तो मीन और एवरेज वैल्यू की बात कहाँ की जाती है, जहाँ बदलाव आ रहा हो, ठीक है। यानी हम आपसे कह दें कि क्लास के अंदर एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में बच्चों के नंबर जो अलग आए और आपसे पूछा जाए व्हाट इज इट्स मीन और एवरेज वैल्यू, एवरेज मार्क्स कैसे आए, तो आप क्या कहेंगे, सभी बच्चों के नंबर हाईएस्ट वालों के भी और लोएस्ट वालों के भी सबका क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे, सबको जोड़ेंगे और जितने बच्चे उनसे डिवाइड कर देंगे। ये तो तरीका होता है मीन निकालने का। उसी तरीके से एसी में भी मीन या एवरेज वैल्यू होती है। उसकी वजह क्या है कि एसी हर पल कांस्टेंट नहीं बना रहता, वो वेरिंग है, बदल रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड। और जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है हमें बात करनी चाहिए उसकी मीन या एवरेज वैल्यू की। सो जो कि हमारा अभी का टॉपिक है ये। सो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, मैं ये लिख देता हूँ, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम आई एम से, आई मीन और आई एवरेज। और हमें मैथमेटिकली इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है कि आखिर ये होता क्या है और कैसे हम इसे निकाल सकते हैं। तो देखो, पहले तो एक डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मीन या एवरेज वैल्यू है क्या, मीन और एवरेज वैल्यू है क्या। तो सुनिए जरा, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, स्टेडी करंट मीन्स कांस्टेंट करंट, which would send the same amount of charge in a circuit in t/2 time, means half cycle, as is sent in the same circuit in the same time by AC, as is sent in the same circuit in the same time by AC। तो देखो, मैंने मीन या एवरेज वैल्यू को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट की वो वैल्यू है। ये कांस्टेंट करंट मतलब डीसी की बात कर रहे हैं हम, उसे कंपेयर कर रहे हैं इसको। इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ सर्किट, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इन अ सर्किट इन t/2 टाइम, मीन्स हाफ साइकिल, क्योंकि कंप्लीट साइकिल कितने की होती है, t टाइम की, t/2 टाइम, एज इज सेंट इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम बाई AC। तो हमने कंपैरिजन करके क्या कर रहे हैं, हम मीन या एवरेज वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं।
तो देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो AC को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए AC इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने क्या किया, AC को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा, ठीक है। अब मान लेते हैं एक छोटे से समय dt के लिए ये करंट हमारा रहा कांस्टेंट, और इसने इस सर्किट में जो छोटा सा चार्ज भेजा छोटे से टाइम dt में, वो कितना भेज दिया, dq, ठीक है। सो इफ फॉर अ स्मॉल टाइम dt this current remains constant for a small time dt this current remains constant and the small amount of charge that flows in the circuit is क्या होता है, dq इज इक्वल्स टू I dt। ये फॉर्मूला होता है dq इज इक्वल्स टू I dt। अब हम क्या करें, हमें चाहिए व्हाट इज द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन t/2 टाइम। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट in t/2 time is how you can have by integrating। so क्या करेंगे, dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q इंटीग्रल 0 to t/2 और यहां पे I dt, ये मिल जाएगा। you have I dt। now simply put the value of this I। you have integral 0 to t/2, in place of I you can write I नॉट साइन ओमेगा टी dt, ठीक है, I नॉट साइन ओमेगा टी dt। सो जस्ट टेक द कांस्टेंट टर्म्स आउट, यहां से जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको बाहर ले लीजिए, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहां पे, कांस्टेंट टर्म इज I नॉट। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी, जो कि कितना होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी ओवर ओमेगा। So you have, this will implies you q is equals to I naught minus cos omega t over omega, and the limits are from 0 to t/2, ठीक है, ये लिमिट्स आ गई। So or this can further be written as, just take minus out I naught over omega, ठीक है, अंदर क्या रह जाता है, cos ओमेगा टी, क्या रह जाएगा, cos ओमेगा टी। तो cos ओमेगा, इसमें लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos ओमेगा टी की जगह t/2 माइनस cos 0, ये मिलेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस cos 0? सो cos 0, सो यू हैव माइनस I नॉट ओवर ओमेगा। अब देखिए ओमेगा लिखा हुआ है यहां पे, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, 2π/t, ये तो जानते होंगे, ये t/2 हो गया, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, आपने 1 लिख दिया। t से t को काट दीजिए, कट गया, 2 से 2 को काट दीजिए, कट गया। अब रह गया हमारे पास cos 180। तो I नॉट ओवर ओमेगा cos 180 इज अगेन -1, -1, यू हैव -2। जब -2 को बाहर लाओगे तो 2
आई नॉट ओवर ओमेगा लिखा हुआ है। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं फिर से हम? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? या 2 आई नॉट ओवर ओमेगा, फिलहाल रहने दीजिए, अभी आगे चेंज कर लेंगे इसको। दिस इज क्यू एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर जो हमने फर्स्ट सेकंड शायद दिए हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी आपकी। दिस इज इक्वेशन 3। तो ये किसके लिए एक्सप्रेशन आ गया? टोटल चार्ज के लिए। जो सर्किट में t/2 टाइम में जो टोटल चार्ज फ्लो किया वो हमारा इतना किया। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब क्या करें? अब जरा डेफिनेशन की तरफ पहुंच जाएं। डेफिनेशन में हम ये मान लें कि इफ Im इज द मीन और द एवरेज वैल्यू ऑफ AC, if Im is the mean or the average value of AC, then the charge which flows in half cycle is, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं? if Im is the mean value of AC, which send the charge Q in time t/2, then क्या होता है फॉर्मूला? Q इज इक्वल्स टू IT, तो Im इंटू टी की जगह T/2, और इसे कह दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? 4th। ये आ गया डेफिनेशन से, Q इज इक्वल्स टू IT लिखा, कुछ और नहीं लिखा। ये आया हमारा पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद। तो Q इज इक्वल्स टू 2 I नॉट ओवर ओमेगा यहां पे था, Q इज इक्वल्स टू Im इंटू T/2 यहां पे, लेकिन दोनों हैं तो चार्ज ही ना, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं? दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? सो कंपेयरिंग या इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा Im इंटू T/2 इज इक्वल्स टू 2 I नॉट ओवर ओमेगा की जगह फिर से क्या लिखें? ओमेगा इज अगेन 2 पाई बाई टी। ठीक है, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। और भाई यहां से इस 2 से 2 को काट दीजिए, ठीक है, और ये t/t से इस t को काट दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा Im इज इक्वल्स टू 2, ये उधर पहुंच जाएगा 2 I नॉट ओवर पाई। Im इक्वल्स टू 2 I नॉट ओवर पाई। ठीक है, और 2/पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी होती है? दैट विल बी 0.637। दिस विल बी इक्वल्स टू 0.637 I नॉट। दिस इज द मीन। तो यहां से दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। यहां से आपको देखो एक डेफिनेशन मिल गई। किसकी डेफिनेशन मिल गई? मीन वैल्यू की। किस टर्म्स में? पीक वैल्यू। देखो इसे बोलते हैं मीन वैल्यू, इसे बोलते हैं हम पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मीन वैल्यू का मतलब एवरेज वैल्यू। तो मीन वैल्यू में और पीक वैल्यू में ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि जो मीन वैल्यू होती है वो 0.637 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू होती है। तो यहां से डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं, हेंस फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द मीन वैल्यू और द एवरेज वैल्यू इज 0.637 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहां पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी की। लेकिन आपके लिए एक होमवर्क भी है साथ में, जैसे मैंने मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट निकाला है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड करते हुए आप मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और वहां भी रिलेशन ऐसे ही आते हैं। सो वी हैव अ रिलेशन फॉर ईएम, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ एज 0.637 टाइम्स ई नॉट। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको मिल जाता है सिमिलरली। तो ये आपके होमवर्क का पार्ट है, इसको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, बाकी मैं आरएमएस वैल्यू नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूं।